हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट टॉपिक, जिसमें फोर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को बायो सेवर्ट लॉ कंप्लीट करा दिया है, एम्पियर सर्किटल लॉ करा दिया है। आपको वो दोनों क्लासेस यूट्यूब में मिल जाएंगी, आप सर्च कर सकते हो बायो सेवर्ट लॉ बाय BK शुक्ला सर या एम्पियर सर्किटल लॉ NLF एजुकेशन पे आप जाके सर्च कर सकते हो। तो फोर्स पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, फोर्स ऑन अ मूविंग कंडक्टर, लॉरेंज फोर्स, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब उसको डिफरेंट एंगल्स से फेंक रहे होगे। क्लास आज की इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग क्वेश्चंस यहाँ से बन जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो क्लास को आज लास्ट तक देखना, कंप्लीट देखना, चीज़ें काफ़ी समझ आएंगे। चलो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही पढ़ते हैं, फोर्स on a moving charge in uniform magnetic field। बढ़िया टॉपिक है। मान लो कोई हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये है, क्रॉस बन रखा है, तो ये क्या बनेगा बेटा, डॉट या क्रॉस है, क्रॉस है। फील्ड इनवर्ड है आउटवर्ड है, अच्छे से पढ़ाया गया आपको कि क्रॉस बनने पे इनवर्ड और डॉट बनने पे आउटवर्ड होता है। मान लो कोई चार्ज पार्टिकल Q है, v वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में ट्रैवल कर रहा है, तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, जाहिर सी बात है, फोर्स लगना भी चाहिए। अब अगर फोर्स लगेगा तो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा। सबसे पहली चीज़, चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, सही बात है, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा फोर्स। दूसरी बात, वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी चलेगी तो किसी न किसी थीटा एंगल से चल रही होगी, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, कॉस कंपोनेंट, एक साइन कंपोनेंट। तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, साइन कंपोनेंट के। ये कई बच्चों का डाउट होता है, सर क्यों ऐसा लिखा। तो देखो आप ऐसे समझो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर में v क्रॉस b निकलेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से आपकी वेक्टर क्वांटिटी निकलती है, तो क्रॉस में साइन कंपोनेंट आता है, पहली चीज़। दूसरी, कॉस कंपोनेंट पैरेलल जाएगा, साइन परपेंडिकुलर जाएगा, तो पैरेलल जाएगा तो ऑलरेडी फोर्स जीरो ही रहेगा। मैं किसी के साथ साथ चलूँ तो फोर्स लगना ही नहीं है, जब मैं उसके थोड़ा सा अगेंस्ट चलूँगा, परपेंडिकुलर चलूँगा, तभी तो फोर्स लगेगा। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैं इन तीनों को कंपेयर करूँ फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तो F प्रोपोर्शनल QVB साइन थीटा, सही बात है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओ, इक्वल आएगा, F इक्वल KQVB साइन थीटा। फॉर K इक्वल 1, क्योंकि K एक कॉन्स्टेंट है, वैक्यूम में 1 वैल्यू होती है इसकी, QVB साइन थीटा, अच्छा फार्मूला है। F इक्वल QVB साइन थीटा फार्मूला अच्छा है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है। इसका दूसरा नाम लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, इसको आप लॉरेंज मैग्नेटिक फोर्स भी कह सकते हो। चलो इससे केस निकालते हैं। सर अगर चार्ज जीरो हो जाए तो फोर्स जीरो होगा, मतलब अगर कोई अनचार्ज पार्टिकल रख दिया जाए यहाँ पे जिसका चार्ज जीरो, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। वेलोसिटी जीरो है, मतलब रेस्ट पे जाके रख दो, बस रख दो तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, रेस्ट पे अगर कोई मैग्नेटिक, मतलब रेस्ट पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है। तीसरा बात, थीटा अगर जीरो हो जाए तो साइन जीरो जीरो होता है, तब भी फोर्स जीरो होगा, मतलब अगर वो पैरेलल चलेगा तब भी उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रहा होगा। तो F इक्वल QVB साइन थीटा आपको समझ आ गया किसके लिए है ये, जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। यहीं पे एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर दूं आपको, लॉरेंज फोर्स क्या होता है। लॉरेंज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना एक फोर्स दिया था। बेटा कभी तुमने बचपन में या अभी भी कभी ऐसी गलती की है कि जिस गलती को सुन के पहले मम्मी ने सुताई कर दी, फिर उसको पापा को पता चली तो पापा ने पिटाई कर दी। दोनों गलतियाँ हुई हैं कभी? यार मेरे से तो हुई हैं। खैर मेरी मम्मी नहीं मारती थी, पिताजी तो ठोक देते थे। तो वो सिचुएशन तुम्हारे साथ हुआ है? मान लो मैग्नेटिक फील्ड माताजी हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड पिताजी हैं, तो पहले उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, मैग्नेटिक फील्ड ने पिटाई कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड ने पिटाई कर दी। तो यार उस बालक पे यार दो दो फोर्स की पिटाई लग रही है, तो उस पर तो जो सुताई होगी ना वो लॉरेंज सुताई होती है। मीन टू से किसी चार्ज पार्टिकल को ऐसी जगह रख दो
जहाँ उसको मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा हो और इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा हो, तो उस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो लॉरेंज फोर्स होगा। अच्छा, पहले इसकी अगर मैं वेक्टर फॉर्म निकाल दूं तो एफ वेक्टर में क्या लिख सकता हूँ, क्यू वी क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। ये बात तो समझ आ गई होगी। तो लॉरेंज फोर्स समझ आ गया। इफ अ चार्ज पार्टिकल इज सच अ प्लेस वेयर इट एक्सपीरियंसेस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, then the net force experienced by the particle will be Lorentz force that is equal to F electrical plus F magnetic। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं है। पिताजी ने मारा, मम्मी ने मारा। पिताजी की पिटाई QV होती है, मम्मी की पिटाई QVB साइन थीटा होती है। मैंने मैग्नेटिक फोर्स को मम्मी क्यों लिया, M मदर मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा वो अट्रैक्टिव ज़्यादा होता है, ज़्यादातर केस में मैग्नेट अट्रैक्ट ही करता है, तो और पिताजी तो अट्रैक्टिव कम ही होते हैं, रिपल्सिव ज़्यादा रहते हैं। Q कॉमन ले लो, E प्लस पी बी साइन थीटा। वेक्टर फॉर्म ले आओ तो F वेक्टर आपको क्या मिल गया, Q E प्लस V क्रॉस B। सही है, लॉरेंस फोर्स आ गया समझ। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो फोर्स कितना लगा, F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। लॉरेंस फोर्स क्या होता है, F इक्वल क्यू ई प्लस वी बी साइन थीटा। डस्टर का ये, चलो यहाँ तक की बात आ गई समझ। ठीक है, आ गई समझ, अच्छा लगा, मज़ा आया। अब अगर किसी चार्ज में करंट फ्लो हो रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर अगर कितना फोर्स लगेगा, देखो निकलता QVB साइन थीटा से ये। इसको दो तरीके से निकालूंगा मैं, एकदम बेसिक तरीका तुमको समझा दे रहा हूँ, ज़्यादा दूर जाएंगे ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट में ही समझा दे रहा हूँ। मान लो कोई कंडक्टर है, ये वो नहीं जो कहता टिकट टिकट टिकट, ये वो वाला कंडक्टर है, लेंथ L है। चार्ज पार्टिकल जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा तो उसमें करंट फ्लो होगी, I करंट मान लो फ्लो हो रही है। यार अभी मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा। बेसिक फार्मूला, ये देसी जुगाड़ है, ये शुक्ला जी स्टाइल है। ये Q इक्वल होता है करंट इंटू टाइम, वेलोसिटी इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटू बी साइन थीटा। T से D काट दो, F इक्वल आ जाता है आई एल बी साइन थीटा। खत्म खेल। F इक्वल आई बी एल साइन थीटा कह सकते हो, आई एल बी साइन थीटा कह सकते हो। वेक्टर फॉर्म में ले आओगे तो आई एल क्रॉस बी। तो भैया चार्ज पार्टिकल का आपने फोर्स निकाल लिया, सारी चीज़ें। एक क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में, थोड़ा सा मेंस का क्वेश्चन है। एक चार्ज, एक ये कंडक्टर है, दूसरा ये कंडक्टर है। जू 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 4 पॉइंट हैं आपके पास, A B C T। करंट आई ये जा रही है, इस पे करंट आई ये जा रही है। चारों पॉइंट्स डिस्टेंस इनके सेम है, A डिस्टेंस A पे है। कहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, कहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, करो चलो करते हैं। कुछ नहीं, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। इस पे लगाया मैंने ऐसे, देखो जूम। तो इस x, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। ऐसे दिमाग में आ गया, क्वेश्चन मैंने करा दिया। तो यहां पे y की वजह से क्या बनेगा, ऊपर वाले की वजह से डॉट क्रॉस, क्रॉस बनेगा, अंदर जा रहा है। ऊपर वाले की वजह से a पे क्या बनेगा, क्रॉस। मैं ऊपर वाले की पहले बातें लिख रहा हूं। ऊपर वाले की वजह से इस पे क्या बनेगा, डॉट। इस पे क्या बनेगा, डॉट। पता चल गया ना क्यों बनेगा, क्योंकि ये ऐसे आया, ऐसे। अब इसकी बात करते हैं, x की। ऐसे जुप, यहाँ रखा अगर हाथ तो ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे जाएगा। तो C पॉइंट पे क्या बनना चाहिए, क्रॉस। मज़ा आ गया। D पॉइंट पे क्या बनना चाहिए, डॉट। भैया ऐसे तो होगा नहीं यार, C इस पे भी क्रॉस बनेगा। ऐसे रखा ना तुमने, ऐसे। यहाँ क्या बनना चाहिए, डॉट। यहाँ क्या बनना चाहिए, डॉट। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो कहाँ है, जहाँ अपोजिट होगी। अपोजिट कहाँ है, ए पे और सी पे। तो पॉइंट ए और पॉइंट सी पे नेट मैग्नेटिक फील्ड आपकी जीरो होगी, A, C। कहानी समझ आ गई। क्वेश्चन अच्छा था, ऐसे दिमाग में था, एक दिन चल रहा था, मैंने कहा चलो करा दो। मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है ये। भैया मोशन पढ़ लिया आपने,
मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग, लॉरेंज फोर्स, सॉरी चार्ज पार्टिकल का मोशन पढ़ लिया। अब हमें आपने क्या पढ़ा, मूविंग कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कितना लगता है। अब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को मूव कराओगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेडिकल स्टूडेंट्स इस चीज़ को जरूर ध्यान दें, मेंस में भी एक क्वेश्चन यहाँ से लगता है। तो मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, केसेस बनाएंगे। कैसे? पैरेलल बनाओ, परपेंडिकुलर बनाओ। यार चाय रखी, एक घूंट पी लो बस, चाय तो यू नो। अच्छा, पैरेलल, परपेंडिकुलर, इन सब चीज़ों पे बनाते हैं। तो सपोज करो ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि आज बेटा गले में ज़्यादा दर्द था, तो चाय क्या, अदरक का गर्म पानी है। सोचो, सबसे पहली बात, इस पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा होगा। मैंने कोने पे लिखा है F=QVB sin थीटा लग रहा होगा, क्योंकि मूविंग पार्टिकल है। तो केस 1 बनाते हैं। मान लो एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज Q है, ये चार्ज है, M इसका मास है, और B जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, केस 1 लगाते हैं। व्हेन पार्टिकल इज पैरेलल टू फील्ड, फील्ड के पैरेलल होगा, थीटा कितना होगा 0, फोर्स कितना आ गया 0, कहानी खत्म। रट्टो शुक्ला जी ने क्या बताया, ये बताया कि अगर चार्ज पार्टिकल आपका पैरेलल चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स कितना आएगा, बोलो। फोर्स आएगा 0। कितना आएगा 0। केस पहला हो गया, ठीक, इसको नोट कर लिया होगा। अब हम लोग केस 2 की बात करते हैं। परपेंडिकुलर चला देते हैं। केस 2, व्हेन पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू फील्ड। भैया परपेंडिकुलर कौन चलता है, सर्कल और उसकी टेंजेंट। तो चार्ज पार्टिकल को कैसे चलना पड़ेगा, ऐसे, मान लो आर रेडियस है, ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे 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 आर रेडियस का सर्कल ऐसे चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड होगी, वेलोसिटी होगी v, क्योंकि ऐसे चल पाएगा। यार परपेंडिकुलर तो ऐसे बनेगा ना फील्ड के, और कैसे बनेगा। परपेंडिकुलर के लिए तो टेंजेंट और रेडियस का परपेंडिकुलर होना बहुत जरूरी है, और यही पॉसिबिलिटी है इसकी। तो अगर परपेंडिकुलर चलता है तो मैग्नेटिक फोर्स आपके पास क्या लगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा F=QVB। क्यों, साइन थीटा साइन 90 हो गया, परपेंडिकुलर था। अच्छा, परपेंडिकुलर चलाने के लिए एक और फोर्स लगा करता था बचपन में, बड़ा नाम सुना उसका, सेंट्रीपिटल फोर्स। याद सा आया, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैंने ऐसे बोल दिया बस। रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास क्या आएगा, F=mv²/r। सही बात है भैया, दोनों बराबर तभी होंगे, मतलब जब बराबर होंगे तभी चल पाएगा पार्टिकल, नहीं तो एक अपनी तरफ खींचता रहेगा, कहानी हो जाएगी खराब। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड QVB इक्वल क्या आएगा, mv²/r। कट गया, तो रेडियस क्या आई, रेडियस आई mv/QB। ये आपके पास रेडियस आ गई, R=mv/QB। वैसे mv=p भी होता है, तो आप p/QB भी कह सकते हो, ये भी कह सकते हो तुम। mv तो मोमेंटम होता है ना, ठीक है, मैं इतनी बड़ी बात नहीं है समझने की। मोमेंटम को काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख दो, जो तुम्हारा मन करे लिख दो। टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। टाइम पीरियड t इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
डिस्टेंस 2 पाई अपॉन वी अपनी जगह, आर की जगह मैंने रख दिया एम वी अपॉन क्यू बी। वी से वी कट गया तो टी इक्वल आ गया 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड आ गया। क्या ये टाइम पीरियड में कहीं रेडियस दिख रही है? नहीं दिख रही। क्या कहीं वेलोसिटी दिख रही है? नहीं दिख रही। मतलब टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है। टाइम पीरियड रेडियस और वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कांस्टेंट होता है। फ्रीक्वेंसी निकाल लो। अगर यहां पे मैं फ्रीक्वेंसी निकालने जाऊं तो फ्रीक्वेंसी न्यू इक्वल क्या होता है? 1 अपॉन टी। तो न्यू क्या आ गया? क्यू बी अपॉन 2 पाई एम। साफ साफ दिख रहा है फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। मान लो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, दोनों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में मोशन कर रहे हैं वी वेलोसिटी से, तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी? तुरंत जाना चाहिए दिमाग। नहीं, यहाँ पे 1 अपॉन एम गलत लिख रहा हूँ मैं, क्यू अपॉन एम होना चाहिए, क्योंकि जरूरत थोड़ी कि चार्ज पार्टिकल सेम हो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कोइंसिडेंस है कि मैग्नीट्यूड में चार्ज दोनों के बराबर होते हैं, तो क्यू दोनों का सेम है। मास के तो फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में हल्का कौन है? सर हल्का है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पावर 31 है माइनस में, उसकी -27 है। तो इलेक्ट्रॉन हल्का है तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा हो गई? इलेक्ट्रॉन की। तो अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मोशन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ऐसे आप अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की निकाल सकते हो। वहाँ पे चार्जेस का भी आप देखोगे, क्योंकि प्रोटॉन का डबल होता है अल्फा का चार्ज और प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है मास। वैल्यू पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी निकाल ली। काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो हाफ एम वी स्क्वायर लगाओ, वी की वैल्यू डालो, आर क्यू बी बाई एम, यहाँ से निकाल लो। कुछ भी निकालते रहो, तुम पे कहानी बनती चली जाएगी। चलो भैया, मोशन आपने पैरेलल पढ़ लिया, परपेंडिकुलर पढ़ लिया। जो क्लास का सबसे खराब बच्चा था उसने कहा सर 2 ही केस, क्यों तीसरा भी तो पढ़ाओ। क्या? ना मैं पैरेलल डालूंगा ना मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, मैं डालूंगा एंगल से। हाँ, मास्टर की तो जान लोगे हैं। चलो एंगल से फेंको। मतलब जब कोई चार्ज पार्टिकल, केस 3 लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड नाइदर, जिसको नीदर बोलते हो, पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, मतलब थीटा से फेंका। एक्यूट एंगल थीटा से आपने पार्टिकल को फेंक दिया। ऐसे देखो भैया, ये पैरेलल था, ये परपेंडिकुलर था, फेंका ऐसे। थीटा एंगल से आपने वी वेलोसिटी फेंक दी चार्ज पार्टिकल की। ठीक है यार, गलत क्या है इसमें? इनका मतलब है फेंको। 2 बातें बनेंगी यहाँ पे, रटो मेरे साथ। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एंगल से फेंका जाता है तो वो ऐसे चलता है। देखो ऐसे फेंका होगा आपने तो ऐसे चलेगा। ये आपने वी वेलोसिटी से फेंका था ना थीटा एंगल से, ये डिस्टेंस सबकी सेम है। वो अगर धोखे से बन गई उल्टी सीधी तो समझ लेना। मतलब ये हुआ कि ये जो इस तरीके से चलता है ना, इसको हम कहते हैं हेलिक्स। हेलिक्स, हेलिक्स ही तो है। बायो वाले समझ रहे होंगे यार, मैथ वालों तुम्हें दिक्कत हो रही होगी। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी एंगल से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फेंका जाता है तो उसका जो पाथ होता है वो हेलिकल पाथ होता है। आज 1 वर्ड बहुत मिलेंगे, रीजनिंग बहुत मिलेगी आज, इसीलिए इतने कूल एटीट्यूड में पढ़ा रहा हूँ। जब ना तो पैरेलल ना परपेंडिकुलर किसी थीटा से फेंका जाता है तो उसको क्या मिलता है? पाथ कैसा होता है उसका? हेलिक्स पाथ होता है। एक्सिस ऑफ हेलिक्स ये है। पहले हेलिक्स को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये होती है एक्सिस ऑफ हेलिक्स। एक्सिस ऑफ हेलिक्स, इसमें एक वर्ड आता है बेटा पिच। 2 रोटेशन के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को पिच कहते हैं। कोई भी 2 रोटेशन है, कॉन्जिक्यूटिव ले सकते हो, कोई से भी ले सकते हो। 2 रोटेशन के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को आप क्या कहते हो? पिच कहते हो। तो आपको पिच समझ आ गई, पाथ समझ आ गया, हेलिक्स पाथ होता है, एक्सिस ऑफ हेलिक्स समझ आ गई।
चलो रेडियस निकालते हैं इसकी। तो रेडियस के लिए एंगल से फेंका है क्योंकि, तो ये साइन कंपोनेंट जाएगा, मतलब यहाँ बना देते हैं, v साइन थीटा जाएगा, ये v कॉस थीटा जाएगा। तो हमारे पास आना चाहिए क्यू वी बी साइन थीटा इक्वल एम वी स्क्वायर होता है ना, तो एम वी साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई आर। वी साइन थीटा की एक पावर कट गई, बहुत बढ़िया। आर इक्वल आ गया एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। वर्ड समझ आ गया, बहुत मजा आ गया, रेडियस निकल गई। टाइम पीरियड निकाल लो। टाइम पीरियड होता है टी इक्वल 2 पाई आर अपॉन परपेंडिकुलर वेलोसिटी वी साइन थीटा। तो t इक्वल आपके पास क्या आ गया, 2 पाई, r की वैल्यू पुट करो, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी अपॉन वी साइन थीटा। तो v साइन थीटा से v साइन थीटा कट गया, तो t इक्वल क्या आ गया, 2 पाई m अपॉन क्यू बी। देखो क्या ये डिपेंड करता है, नहीं करता। फ्रीक्वेंसी भी यहाँ से निकाल सकते हो। बात करते हैं पिच की। वो पिच नहीं सर मैच खेलने वाली, ये वाली पिच। पिच के लिए 11th क्लास का हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में, एंगुलर प्रोजेक्शन में रेंज याद करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। तो यहाँ पे भी पिच में भी यही आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी इनटू टाइम पीरियड। वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड v cos थीटा इनटू टाइम। क्या क्या पढ़ा आज हमने, फोर्स पढ़ा मूविंग चार्ज पे, करंट कैरिंग चार्ज पे, लॉरेंज फोर्स पढ़ा, मोशन पढ़ा, तीनों केस पढ़ लिए। पैरेलल था, परपेंडिकुलर था, एंगुलर मतलब ना तो पैरेलल था ना परपेंडिकुलर था, थीटा एंगल से आपने फेंका था। इनके छोटे छोटे पॉइंट्स भी सारे निकाल लिए। ठीक है बेटा, आज की क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ना, रीजनिंग क्वेश्चंस यहाँ से खूब आते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।